हेलो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का पूरा मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूकैरियोट में जो ट्रांसलेशन होता है वो ट्रांसलेशन बिल्कुल बैक्टीरियल ट्रांसलेशन के जैसा ही है। यानी जो प्रोकैरियोट में आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के एग्जैक्टली सिमिलर मैकेनिज्म आपको यूकैरियोट में भी मिलेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल वही है, सिर्फ कुछ फैक्टर्स और जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं वो आपके थोड़े से चेंज होंगे, थोड़ा बहुत प्रोसेस आपका चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकेशन डिस्कस कर लें। ठीक, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है यूकैरियोट में वो आपका न्यूक्लियस बाउंड्री के बाहर होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा, एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए ट्रांसलोकेट होकर के साइटोप्लाज्म में आएगा और तब वहाँ राइबोसोम्स की बाइंडिंग होगी, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया की तरह से ही जो ट्रांसलेशन है यहाँ पे भी हम इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप स्टेप्स की बात करें तो एक स्टेप होगा आपका इनिशिएशन स्टेप होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा आपका होगा इलॉन्गेशन, ठीक है, और तीसरा स्टेप होगा आपका टर्मिनेशन स्टेप। ठीक, तो इन तीनों स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा इनिशिएशन है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हम लोग इनिशिएशन स्टेप से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए जो इनिशिएशन स्टेप है यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का, यूकैरियोट्स में भी एग्जैक्टली रिएक्शन वहीं से हम लोग शुरू करेंगे, यानी चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो रिएक्शन भी बिल्कुल बैक्टीरिया के ट्रांसलेशन की तरह सिमिलर होगा, यानी अमीनो एसिड्स आप लेंगे और अमीनो एसिड्स का रिएक्शन होगा एटीपी से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होगा, वो एटीपी से अमीनो एसिड को रिएक्ट करके एक्टिवेट करेगा और बनाएगा अमीनो एसिल एएमपी कॉम्प्लेक्स और प्लस इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। तो इस इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में आपका क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी है, इसीलिए पायरोफॉस्फेटेज बॉन्ड उसको तोड़ेगा और तोड़ करके एनर्जी को रिलीज करेगा और वही एनर्जी फिर रिएक्शन में यूज होगा और रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग उस एनर्जी का यूज करके वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेल में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जितने भी फ्री अमीनो एसिड्स हैं, यानी अमीनो एसिड पूल हैं, उन सभी अमीनो एसिड्स को इस तरह से एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो उस पार्टिसिपेशन के लिए एक्टिवेशन जरूरी है। अब इसके बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है अमीनो एसिल एएमपी कॉम्प्लेक्स, इसका रिएक्शन इसके करस्पॉन्डिंग टीआरएनए से हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन इसके करस्पॉन्डिंग टीआरएनए से हो जाएगा तो ये अमीनो एसिड अपने टीआरएनए पे जुड़ जाएगी और एंजाइम वही होगा अमीनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो फाइनली आपका बनेगा अमीनो एसिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स और प्लस एएमपी आपका अलग हो जाएगा। तो इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, यानी ये हमारा ट्रांसफर आरएनए हो गया। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए हो गया और ट्रांसफर आरएनए पे यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड जुड़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी ट्रांसफर आरएनए हैं उन सभी ट्रांसफर आरएनए पे करेक्ट अमीनो एसिड को अटैच करना ये इस एंजाइम की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये इसीलिए इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं सेकेंड जेनेटिक कोड। एक जेनेटिक कोड आपका होता ही है, ठीक है, जो कि आपके डीएनए का सीक्वेंस में होता है और फिर वही ट्रांसक्राइब होकर के मैसेंजर आरएनए में चला जाता है। तो दूसरा जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जेनेटिक कोड है वो ये एंजाइम है और इस एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सही अमीनो एसिड सही टीआरएनए पे लगे। मान लीजिए टीआरएनए पे जो एंटीकोडॉन है वो सही जगह जाकर के अटैच हो रहा है, लेकिन उस पर लगा हुआ अमीनो एसिड गलत है, तो वो गलत अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करेगा ना जेनेटिक कोडॉन के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जेनेटिक कोडॉन की फिडेलिटी यानी उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए ये जरूरी है कि सही टीआरएनए पे सही अमीनो एसिड भी अटैच हो। और ये पूरी जिम्मेदारी कौन करता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी हमारे जो हैं वो चार्ज हो जाएंगे और जो इनिशिएशन अमीनो एसिड यहाँ पे हमारा बनता है, यानी पहला इनिशिएशन
है ना। अमीनो एसिड जो होगी यहाँ पे यूकैरियोट के केस में वो आपकी होती है मेथियोनिन, ठीक है। तो मेथियोनिन होती है, तो मेथियोनिन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं मेट। तो जब वो अपने टीआरएनए पे जुड़ेगा इस तरीके से और उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे मेट टीआरएनए मेट। तो ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए का, यानी मेथियोनिन अपने करस्पॉन्डिंग, यहाँ मेट लगाने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये मेथियोनिन का ही ट्रांसफर आरएनए है और उस पर मेथियोनिन को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा तैयार होगा, ठीक। तो इस तरीके से सभी अमीनो एसिड्स रेडी हैं अपने अपने टीआरएनए पे अटैच होकर के, यानी हमारा ट्रांसफर आरएनए अपने अमीनो एसिड से चार्ज हो चुका है। अब इसके बाद जो मेन यहाँ पे मैकेनिज्म होगा इनिशिएशन का, वो इनिशिएशन फैक्टर्स की वजह से होगा। तो इनिशिएशन फैक्टर्स यूकैरियोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर को भी देखा जाए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि यूकैरियोट के केस में नॉर्मल मेथियोनिन हमारा इनिशिएशन अमीनो एसिड की तरह यूज़ हो रहा है, जबकि बैक्टीरिया वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन का यूज़ होता है, यानी मेथियोनिन पे फॉर्मल ग्रुप ऐड करके फॉर्मुलेटेड बनाया जाता है और वो बैक्टीरिया में एज अ इनिशिएशन अमीनो एसिड यूज़ होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्लेन नॉर्मल मेथियोनिन आपका यूज़ होता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से इनिशिएशन फैक्टर्स हैं और उनका क्या फंक्शन है। देखिए, इनिशिएशन स्टेप जो है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का, उसमें बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत आपको पड़ती है ना। तो बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स हैं और इन इनिशिएशन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से है, EIF। IF का मतलब तो हो गया इनिशिएशन फैक्टर, ये आपका इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन, और F यानी फैक्टर, तो इनिशिएशन फैक्टर हो गया। और E लगाया गया है प्रीफिक्स, तो E प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है यूकैरियोट को, यानी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। अब इसके बहुत वेराइटीज होती हैं और ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स के तौर पे काम करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, ठीक है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F कॉम्प्लेक्स। तो जो 4F कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअल में 3 इनिशिएशन फैक्टर से मिल करके बनता है। वो 3 इनिशिएशन फैक्टर क्या है? इनिशिएशन फैक्टर 4A, इनिशिएशन फैक्टर 4E और इनिशिएशन फैक्टर 4G। और इनको काम करने के लिए जरूरत होती है किसकी? GTP की। तो इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है बाइंडिंग ऑफ 5 प्राइम कैप, ठीक है, 5 प्राइम कैप को बाइंड करेंगे एंड अटैचमेंट ऑफ 40S सब यूनिट। जो राइबोसोम का 40S सब यूनिट है यूकैरियोट में आप जानते हैं 80S राइबोसोम होता है, तो उसका स्मॉल सब यूनिट 40S होता है। तो 40S सब यूनिट को अटैच कराना कहाँ पे? mRNA के 5 प्राइम एंड पे, है ना। और 5 प्राइम एंड पे क्या होता है? कैप। तो जो उसका कैप है mRNA का, उसी कैप को ये बाइंड करके वहां पे 40S सब यूनिट को अटैच करते हैं, ठीक। दूसरा हमारा है PAB। तो PAB का फुल फॉर्म है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, यानी ये किसको बाइंड करता है? बाइंडिंग ऑफ 3 प्राइम पॉली ए टेल। तो 3 प्राइम पॉली ए टेल को ये बाइंड करता है mRNA के। तो mRNA में आपने पढ़ा है यूकैरियोटिक mRNA में कैपिंग और टेलिंग होती है, जो कि बैक्टीरिया में नहीं होती है ना, बैक्टीरियल mRNA में नहीं होता है। तो 5 प्राइम एंड पे कैप होता है, तो कैप को बाइंड करने के लिए इधर है कॉम्प्लेक्स हमारा, और टेल को बाइंड करने के लिए इधर कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से ये 2 कॉम्प्लेक्स हुए। और उसके बाद हमारा है इनिशिएशन फैक्टर 5 और 6, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ 60S सब यूनिट। ये राइबोसोम के बड़े सब यूनिट यानी लार्ज सब यूनिट 60S को बाइंड करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, है ना, और इनका अपना अपना रोल है, ठीक। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये कॉम्प्लेक्स रहा, जहां से प्रोसेस हमारे स्टार्ट होगा। तो अब इनके फंक्शन को समझने के लिए एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ, समझिए प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 40S सब यूनिट है राइबोसोम का, और इसमें हमारा ये कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें मेन हमारा इनिशिएशन फैक्टर 4E है, ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 4 ये G है,
और यहाँ ए लगा हुआ, ये इनिशिएशन फैक्टर 3 है जो इनको हेल्प करता है, मदद करता है बाइंड करने में। तो डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए mRNA का कैप बाइंड है, जुड़ा हुआ है, और फिर ये mRNA एक लूप बनाता हुआ इसका टेल जो है वो पैब यानी पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ा, और ये सारे कॉम्प्लेक्स कहाँ हैं, 40S सब यूनिट के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स मिलकर के 40S सब यूनिट को आपने पढ़ा कि 40S सब यूनिट को रिक्रूट करते हैं और बाइंड करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही बाइंडिंग हो गई है ना, बाइंडिंग होने के बाद ये जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर 4F कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स फिर यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और रिलीज हो जाएंगे फिर जो हमारा 40S सब यूनिट है ये mRNA को स्कैन करना शुरू करेगा, और स्कैन करना शुरू करेगा तो क्या मिलेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ना। तो ये हमारा इनिशिएशन कोडॉन है। तो जैसे ही इनिशिएशन कोडॉन mRNA पे मिलेगा तब ये जाकर के यहाँ पे बाइंड कर लेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मैसेंजर आरएनए है, कैप बाइंड हो गया 5 प्राइम एंड पे। अब छोटा वाला सब यूनिट उस आरएनए पे सरकता हुआ स्कैन करता हुआ जाएगा, जहाँ इनिशिएशन कोडॉन मिलेगा वहीं पे उसको वहीं जाकर के रुक जाएगा और फॉर्मली अटैच हो जाएगा, ताकि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सके, है ना। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने का जो ओवरऑल मैकेनिज्म है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, इनिशिएशन फैक्टर जो पूरा इस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो हेल्प किस तरीके से हो रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, आपने अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के इसके पहले दिखाया था कि किस तरह से, ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 4F कॉम्प्लेक्स था जो 5 प्राइम एंड यानी कैप पार्ट को mRNA के बाइंड करता है, और दूसरी तरफ पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन थी जो टेल को बाइंड करती थी। तो होता क्या है कि इनिशिएशन फैक्टर्स की मदद से जो स्मॉल पार्ट है, स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का 40S, वो 40S यहाँ पे बाइंड हो गया। अब इसके बाइंड होने के बाद जो हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है अमीनो एसिड का, ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इनिशिएशन, ठीक है, अमीनो एसिड विथ tRNA। तो बैक्टीरिया में आपने पढ़ा था, बैक्टीरिया में जो इनिशिएशन अमीनो एसिड होती है वो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होती है, और वो अपने tRNA ट्रांसफर आरएनए पे अटैच होकर के आती है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में मैंने उस वीडियो में भी बताया था, यहाँ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यूकैरियोट में नॉर्मल मेथियोनिन ही यूज होता है, यहाँ फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन का रोल नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है मेथियोनिन यानी मेट यानी मेथियोनिन, ट्रांसफर आरएनए मेट, यानी ये ट्रांसफर आरएनए मेथियोनिन का है और उस पर मेथियोनिन लगा हुआ है। तो उसको स्ट्रक्चर बना करके हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं। तो अब ये अमीनो एसिड, इनिशिएशन अमीनो एसिड मेथियोनिन है, ये आकर के 40S सब यूनिट पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे जीटीपी एनर्जी का भी रोल है। ठीक है, और ये जीटीपी एनर्जी हाइड्रोलाइज होगी स्कैनिंग करने में, प्लस एटीपी एनर्जी भी यूटिलाइज होगी। तो देखिए होगा क्या, 5 प्राइम एंड जो है mRNA का, उस पर हमारा, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट बाइंड कर गया है अपने इनिशिएशन अमीनो एसिड और tRNA के साथ। अब क्या होगा, ये जो इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे जरूरी थे इन दोनों को बाइंड कराने के लिए, राइबोसोम के सब यूनिट को बाइंड कराने के लिए और इनिशिएशन अमीनो एसिड को बाइंड कराने के लिए, उनका रोल हो गया खत्म, है ना। तो इसलिए अब वो रिएक्शन में से आउट हो जाएंगे और हमारा ये कॉम्प्लेक्स mRNA पे सरकता हुआ जाएगा, यानी स्कैनिंग करता हुआ जाएगा। कहाँ जाएगा, इनिशिएशन कोडॉन पे। और जैसे इनिशिएशन कोडॉन मिलेगा तो इसका जो एंटी कोडॉन है tRNA का, इनिशिएशन अमीनो एसिड जो लेकर के आया tRNA है, उसका जो एंटी कोडॉन है वो उस पर मैच कर जाएगा। तो इसीलिए जैसे ये कॉम्प्लेक्स स्कैन करता हुआ इस एरिया में पहुंचेगा, यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी, और जब बाइंडिंग हो जाएगी तो वहीं पे कॉम्प्लेक्स हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप हो गया, तो ये हमारा स्कैनिंग का काम पूरा हो गया। स्कैनिंग में देखिए एक एटीपी भी खर्च हो रही है, और साथ में जो इनिशिएशन फैक्टर थे वो रिएक्शन में से आउट हो गए और जीटीपी हाइड्रोलाइज होकर के जीडीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से स्कैनिंग करता हुआ वो इनिशिएशन कोडॉन पे आकर के बाइंड कर गया। अब इसके बाद अगला स्टेप होगा लार्ज सब यूनिट के बाइंड करने का। ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट यहाँ पे आकर के बाइंड करेगा, और लार्ज सब यूनिट यूकैरियोट में कितना होता है, 60S। तो 60S को बाइंड कराने के लिए भी कुछ इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत होगी, जिसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5। ये भी जीटीपी एनर्जी के साथ आएंगे और बड़े सब यूनिट को बाइंड कराने के बाद ये रिएक्शन में से आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनका काम बस इतना ही है कि बड़ा सब यूनिट यानी लार्ज सब यूनिट जो है वो बाइंड अप हो जाए। तो बाइंड अप होने के बाद दोनों सब यूनिट मिलेंगे तो कंप्लीट राइबोसोम हमारा जनरेट होगा। ठीक है, और जब कंप्लीट राइबोसोम जनरेट हो जाएगा तो आप देखिए जो दोनों सब यूनिट जब यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ए साइट टी साइट जनरेट हो रहा है, लेकिन
यूकैरियोट में ई साइट नहीं बनता है, ठीक है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस को हटा दें तो यूकैरियोट में ई साइट नहीं बनता है, यानी कि जो टीआरएनए खाली हो जाएगा वो डायरेक्ट पी साइट से ही आउट हो जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट क्या होगा, पी साइट से रिएक्शन में से आउट हो जाएगा, एग्जिट साइट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी जब कॉम्प्लेक्स बना तो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह से ही पहला इनिशिएशन अमीनो एसिड हमेशा पी साइट में आपको मिल रहा है, ठीक है। और ए साइट यानी अमीनो एसिड साइट अभी खाली है, पेप्टाइडिल साइट में एक अमीनो एसिड आपको मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, और दूसरा अमीनो एसिड आकर के अपने टीआरएनए के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। जैसे इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तब ये वाला अमीनो एसिड, ठीक है, इससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो बैक्टीरिया का केस था वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर पहला अमीनो एसिड सपोज करिए पी में ना बाइंड करके ए में बाइंड किया होता, ये वाला अमीनो एसिड अगर ए में होता तो फिर दूसरा अमीनो एसिड आने का चांस ही नहीं होता, और जब दूसरा अमीनो एसिड आने का चांस ही नहीं होता तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता ही नहीं, प्रोसेस कभी आगे बढ़ता ही नहीं, है ना। इसलिए जरूरी है कि पहला हमेशा पी में ही बाइंड हो, चाहे वो बैक्टीरिया का केस हो चाहे यूकैरियोट का केस हो, दोनों में सेम होगा, ठीक है। और दूसरे के लिए ए साइड खाली रहेगी, फिर ये यहाँ पे आएगा। तो सपोज करिए यहाँ पे ये आकर के बाइंड कर लिया है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और चौड़ा बना दे रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए यहाँ आके बाइंड कर लिया, दूसरा वाला भी इस तरीके से बाइंडिंग हो गई दूसरे कोडॉन पे, और ये दूसरा अमीनो एसिड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर रिएक्शन होगा, ठीक, दोनों अमीनो एसिड्स के बीच, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम होगी वही होगी पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, जो कि राइबोसोम के बड़े सब यूनिट का अपना कंपोनेंट होगा। यानी बड़े सब यूनिट में जैसे बैक्टीरिया में पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो था पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, वो लार्ज सब यूनिट के 23S आरएनए का कंपोनेंट था। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 28S आरएनए जो होता है, जो सबसे बड़ा राइबोसोमल आरएनए का मॉलिक्यूल है, उसी का कंपोनेंट है, यानी एक राइबोजाइम है, कैटालिटिक आरएनए है, और वो आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है, राइबोसोम का अपना आरएनए है ना। तो वो आरएनए यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और फिर प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला रिएक्शन एक और बना देते हैं कि इस प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, इस तरीके से है। और मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ए साइट है और ये पी साइट है, AUG। देखिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद जो अमीनो एसिड था एफ मेथियोनिन जो था, वो मेथियोनिन इस पे अटैच हो जाएगा, तो वो बॉन्ड बना करके इस पे इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है, मेट यानी मेथियोनिन। और ये वाला जो इनिशिएशन अमीनो एसिड को लेकर के आया था टीआरएनए, वो खाली हो गया और ये यहीं से डायरेक्ट रिएक्शन से क्या हो जाएगा, आउट, बाहर निकल जाएगा। और इस तरीके से पहला पेप्टाइड बॉन्ड हमारा बना, पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है। अब यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड जैसे ही बन जाएगा फिर राइबोसोम इस पर स्लाइड करेगा, जैसा कि नॉर्मली होता है, स्लाइड करेगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी अगर एक रिएक्शन और बनाना चाहें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। राइबोसोम के स्लाइड होने के बाद पी साइट, ए साइट, देखिए दूसरा अमीनो एसिड और इस पे जुड़ा हुआ आपका मेथियोनिन था। तो ये दोनों अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है। यानी जब राइबोसोम इस पे स्लाइड करेगा, ट्रांसलोकेट होगा एक जेनेटिक कोडॉन पे, यानी बाय वन स्टेप या बाय वन जेनेटिक कोडॉन जब वो आगे बढ़ेगा तो रिस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये वाला खींच करके इसमें आ जाएगा और ये तो रिएक्शन से आउट हो ही जा रहा है। तो इसीलिए जो टीआरएनए दूसरे अमीनो एसिड को लेकर के आया था वो अब पी साइट में नजर आएगा और ए साइट फिर से खाली हो जाएगा। फिर से खाली होगा तो फिर तीसरा कोई कॉम्प्लेक्स आएगा तीसरे अमीनो एसिड को लेकर के, है ना। मान लीजिए टीआरएनए और ये तीसरा अमीनो एसिड है, तो ये फिर ए साइट में रिएक्शन करेगा और यही साइकिल अब लगातार चलती रहेगी, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज
एंजाइम और राइबोसोम को स्लाइड करने के लिए एमआरएनए पे, ठीक है, ट्रांसलोकेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम आपके कहाँ हैं, लार्ज सब यूनिट का, जो राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है उसका जो सबसे बड़ा राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल है 28S, उसी के वो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, यानी वो आरएनए खुद एंजाइम की तरह काम कर रहा है। क्लियर? तो अब यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। देखिए नई अमीनो एसिड आएगी, फिर ये पूरा पेप्टाइड उस पर अटैक करके जुड़ जाएगा, ये आरएनए खाली हो जाएगा, टीआरएनए, फिर ये रिएक्शन से आउट हो जाएगा और फिर राइबोसोम स्लाइड करेगा तो खिसक के इसमें आ जाएगा, फिर अगली अमीनो एसिड आएगी एंड ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी तब तक जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस पहला पेप्टाइड बॉन्ड बनने के तक ही हमारा इनिशिएशन स्टेप था। अब उसके बाद जो नए नए पेप्टाइड्स जुड़ते जा रहे हैं वो हमारा इलोंगेशन स्टेप में आ गया। तो अब इलोंगेशन और टर्मिनेशन स्टेप का मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। ओके।